नमस्कार दोस्तों। राघव फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। जैसा आपको सूचना दी गई थी कि सेकंड ग्रेड साइंस का पेपर होने से पहले जितने भी PYQs आए हैं उन्हें हम कॉन्सेप्ट के साथ सोल्व करवाएंगे। उसी सीरीज में आज ये क्लास है जिसका टॉपिक है मोशन इन प्लेन, समतल में गति। इसके जितने भी क्वेश्चन पिछले परीक्षाओं में आए हैं उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है जो सेकंड ग्रेड 2011 में आया है। क्षैतिज से 15 डिग्री कोण पर फेंके गए गोले की परास 1.5 किलोमीटर है। यदि गोले को उसी वेग से 45 डिग्री के फेंका जाए तो परास क्या होगी। ये आपके प्रक्षेप्य गति का सवाल है। ये प्रक्षेप्य गति का सवाल है और प्रक्षेप्य गति के सवाल में ये परास का सवाल है। परास का फॉर्मूला U² sin 2θ अपॉन G होता है। ठीक है, ये प्रक्षेप्य गति में परास का फॉर्मूला है। अब इस सवाल में आप देखिए, पहले आपको 15 डिग्री दे रखा है और फिर आपसे 45 डिग्री की बात की है। इसका मतलब थीटा चेंज हो रहा है। दूसरी बात, आप एक चीज देखेंगे कि उसी वेग से, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है और जी तो कभी चेंज होगा ही नहीं। तो यहां पर ये यू और जी का कोई मतलब नहीं है। तो इसे सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे R2 अपॉन R1 और इक्वल टू साइन 2θ2 अपॉन साइन 2θ1। ठीक है, जिसका कोई काम नहीं है उसको हटा देंगे और जिनमें रिलेशन पूछा जा रहा है उन्हीं को हम अनुपात के रूप में लिख देंगे। ठीक है, अब आपको R2 निकालना है। R1 आपको दे रखा है, R1 आपको दे रखा है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। और साइन 2 और θ2 की वैल्यू कितनी है, तो 45 डिग्री, तो 45। और साइन 2 θ1 आपको दे रखा है 15 डिग्री इंटू 15। अब सोल्व कीजिए। R2 अपॉन 1.5, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। और 15 को 2 से गुणा करेंगे 30 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1.5 भी ऊपर जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। 3 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि इसमें U और G को क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि इसमें उसी वेग से कह दिया तो यानी U कांस्टेंट है और G गुरुत्वीय त्वरण होता है, वो कांस्टेंट ही रहता है। तो जिसमें चेंज होता है केवल उन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करना है और उन्हें हम अनुपात के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये सवाल समझ में आ गया। यहां पर आपको एक बात और मैं बता देता हूं कि जब कोई 45 डिग्री पर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन में 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज मिलती है, अधिकतम परास मिलता है। यहां पर 45 डिग्री पर अधिकतम परास 3 किलोमीटर है। यदि इस सवाल को ऐसे भी पूछा जाता कि इसकी अधिकतम परास क्या होती, सवाल को इस तरह से पूछता कि 15 डिग्री के कोण पर फेंके गए परास 1.5 किलोमीटर है, तो इसकी अधिकतम परास कितनी होती, तो भी आपको ये सवाल इसी तरह करना था। क्योंकि जब अधिकतम परास का वर्ड बोल देता है तो θ45 ऑटोमेटिकली हमें यूज करना पड़ता है। आपको ये याद रखना है। आर मैक्सिमम के लिए, आर मैक्सिमम के लिए θ45 होता है। आर मैक्सिमम के लिए θ45 होता है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा एक पिंड अपने प्रथम द्वितीय तृतीय सेकंड में A1 A2 A3 दूरियों को पार करता है। A1 A2 A3 दूरी क्या है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। पहली चीज आपको यह देखना है कि शब्द लिखा गया है स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक। दूसरा शब्द इसका हो सकता है मुक्त रूप से गिराया जाए, मुक्त रूप से।
तो इन सब के लिए u 0 होता है, इन सब के लिए u 0 होता है। दूसरी बात यह ध्यान रखना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है, मुक्त रूप से गिराया जाता है, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय वे सेकंड में तय दूरी का जो अनुपात होता है 1, 3, 5, 7, 9, यानी जो विषम संख्याएं होती है उनके अनुपात के बराबर होता है। वापिस से रिपीट करता हूं कॉन्सेप्ट। यदि कोई ऑब्जेक्ट है और उसे आप स्वतंत्रता पूर्वक गिराते हैं, तो हर सेकंड में जो दूरी तय की जाती है, हर सेकंड में उनका अनुपात 1, 3, 5, 7 है। यूं समझिए कि यदि मैंने इस पेन को गिराया, तो ये पहली सेकंड में यदि 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो अगली जो दूसरी सेकंड है, पहले से दूसरी सेकंड, उसमें 3 मीटर करेगा, दूसरे से तीसरी वाली सेकंड में ये 5 मीटर तय करेगा। विषम संख्याओं का अनुपात लेना पड़ता है, विषम संख्याओं का अनुपात लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर वो यही बोल रहा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेकंड में जो दूरी का अनुपात होगा वो क्या होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, सेकंड में आ रहा है, सॉरी, ये वे सेकंड में है। में यदि आपका क्वेश्चन आ रहा है तो में अलग चीज होगी। यदि स्वतंत्रता पूर्वक रूप से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेकंड में तय दूरी, तो वो जो दूरी का अनुपात होता है वो आपके स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 1, 4, 9 होता है। दो कॉन्सेप्ट इसमें हो गए। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, इस चीज को ध्यान से देखना है आपको, इस वर्ड को आपको बहुत ध्यान से देखना है। यहां पर में लिखा हुआ है, में सेकंड में। मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट दिए हैं, वे, पहली, दूसरी, तीसरे सेकंड वे तय दूरी का अनुपात 1, 3, 5, 7 यानी विषम संख्याओं का होता है। और पहले, दूसरे, तीसरे सेकंड में दूरी का अनुपात 1:4:9 होता है, यानी n स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। कंफ्यूजन नहीं लाना। यदि इस सवाल में केवल एक वर्ड बदल दे तो इस सवाल का आंसर बदल जाएगा, इस सवाल का आंसर बदल जाएगा। में की जगह यदि वे शब्द लिख देता कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेकंड वे, तृतीय वे सेकंड में तय की गई दूरी तो 1, 3, 5, और में तय की गई दूरी तो 1, 4, 9 इसका सही आंसर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें, लेकिन ये चीज हम तभी लगाएंगे जब आपकी वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही हो, मुक्त रूप से गिर रही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक कण वृत्त में यात्रा करता है तो समान समय में समान कोणों को कवर करता है, तो इसका वेग क्या है? समान समय में समान कोण, तो इसका मतलब एक सीधा सा है कि उसका v तो सेम है, v का मान तो सेम है, v का मान तो समान है। और आपको पता है कि यदि वृत्त में गति हो रही है, वृत्त में गति हो रही है, तो दिशा हर क्षण बदलती है। वेग की दिशा हर क्षण बदलती है, एक क्षण भी समान नहीं रहती है, हर क्षण बदलती है। ठीक है, तो समान समय में समान कोण, तो इसका मतलब वेग का मान तो समान है। और वृत्त में गति हो रही है तो दिशा तो जरूर बदलेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी पर हम जाएंगे, केवल दिशा में परिवर्तन होगा, मान नहीं है। हाँ, ये यदि हो जाता समान समय में असमान कोण, तो v भी बदलता, फिर v भी बदलता। ठीक है, वृत्ताकार गति में वेग की दिशा हर क्षण बदलती है, इसलिए उसके ऊपर हमेशा अभिकेंद्रीय त्वरण जरूर लगता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसलिए वस्तु पर अभिकेंद्रीय त्वरण जरूर लगता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 1 किलो 5 किलो के दो गोले
दो द्रव्यमान दे रखे हैं 1 किलो और 5 किलो कि दो गोले समान ऊंचाई से, ऊंचाई समान है, h मान लेते हैं, एक ही समय पर गिराए जाते हैं। तो जो गोला धरातल पर पहले पहुंचेगा वह होगा यदि हवा के घर्षण को नगण्य मान ले। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, नीचे क्यों गिरती है? वस्तु नीचे गिरने का कारण क्या है? तो आप बता देंगे गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। और जब बल होता है तो उसमें त्वरण भी होता है, और उस त्वरण को आप क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण, जिसे आप जी से लिखते हैं, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर सेकंड माइनस 2 होती है। अब आप देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जी की वैल्यू क्या है? नियत है, कांस्टेंट है, बदलेगी नहीं। और जब जी की वैल्यू, जब त्वरण की वैल्यू नियत होती है, तब हम गति के समीकरण यूज करते हैं। ध्यान रखना है, गति के समीकरण हमेशा यूज नहीं कर सकते। त्वरण नियत होता है तब गति की समीकरण यूज करते हैं, तब गति की समीकरण यूज करते हैं, का उपयोग करेंगे। ठीक है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है, हर बार उठाकर हम गति की समीकरण का उपयोग नहीं करते हैं। तो यहां पर ऊंचाई है और समय की बात हो रही है, तो हमें सेकंड इक्वेशन काम में आएगी, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब गिराए जाते हैं, इसका मतलब u जीरो कर दीजिए, तो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहां इसको सोल्व कीजिए, 2 ऊपर जी नीचे, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2h अपॉन जी। टी की वैल्यू आ जाएगी √2h अपॉन जी। तो इसका मतलब यह है कि इस पूरे फॉर्मूले में आप ध्यान से देखिए कि जो टाइम है वो m पर निर्भर नहीं करता है, टाइम m पर निर्भर नहीं करता है, वो केवल हाइट पर निर्भर करता है। टी m पर निर्भर नहीं करता है, वो केवल हाइट पर निर्भर करता है। और यहां पर हाइट दोनों की इक्वल बोली है, हाइट दोनों की इक्वल बोली है, तो हाइट इक्वल है तो टाइम भी इक्वल होगा, इसलिए दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। ठीक है, m का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वापिस से हम इसको रिपीट कर सकते हैं। हमने कहा कि वस्तु नीचे गिरती है, क्यों गिरती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल है तो त्वरण क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर सेकंड माइनस 2 है। और जब किसी की वैल्यू फिक्स होती है, इसका मतलब वो नियत है। और जब त्वरण नियत होता है तब हम गति की समीकरण का उपयोग करते हैं। गति की 3 समीकरण है, इसमें हमने सेकंड इक्वेशन का यूज क्यों किया? क्योंकि हमें h और t की बात की है, h और t की बात की है तो सेकंड इक्वेशन आ गई। गिराया गया है, इस वर्ड से फीलिंग आती है कि शुरू में u जीरो है, फेंका जाता है u जीरो नहीं होगा, u जीरो हो गया, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और इससे हमने t की वैल्यू निकाली। t इस फॉर्मूले में कहीं पर भी t m पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए चाहे 1 किलो हो चाहे 50 किलो, साथ साथ पहुंचेंगे। h अलग होगी तो इनका टाइम भी अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक खिलाड़ी क्षेत्रीय धरातल से किस कोण पर एक गेंद को फेंके जिससे गेंद अधिकतम दूरी पर जा सके? ये मैंने आज के पहले क्वेश्चन में ही आपको बताया था। अधिकतम दूरी, इसको हम बोलेंगे परास, और आपको बताया था कि परास अधिकतम करने के लिए आपको 45 डिग्री के एंगल पर ही फेंकना है। तो ये सवाल डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस पर है, डायरेक्ट इसका रिजल्ट है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे तो मैक्सिमम जाएगी, और ये मैंने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक पूर्ण चक्कर करने में धावक को 40 सेकंड लगते हैं, 2 मिनट 20 सेकंड के पश्चात उसका विस्थापन क्या होगा? ठीक है, ये आपका सर्किल हो गया, ये रेडियस आर हो गई, यहां से चलना शुरू कर रहा है और वापिस से इधर आने में 40 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, 40 सेकंड लग रहे हैं, 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब हो गया 120 + 20 मतलब 140 सेकंड हो गए साहब।
आपसे ये पूछा जा रहा है कि 140 सेकंड के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। यदि एक चक्कर 40 सेकंड में हुआ, दूसरा 80 सेकंड में, तीसरा 120 सेकंड में, तो 120 सेकंड के बाद वो उसी जगह पर है जहां से वो चला है। ठीक है, 40 फिर 80 फिर 120 सेकंड यहां पर आ गया। अब बचे 20 सेकंड में वो कितना चलेगा, तो सीधी सी बात है 40 में चक्कर पूरा कर रहा है तो अगले 20 सेकंड में वो आधा चक्कर पूरा करेगा। तो 140 सेकंड पर वो इस पॉइंट पर आएगा, बिल्कुल ठीक सामने। और विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं को मिलाने वाली, अंतिम बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा की लंबाई, बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा की लंबाई, सरल रेखा की लंबाई को विस्थापन आप कहते हैं। तो आपका प्रारंभिक मतलब आपने यहां से चले थे और अभी यहां, तो इनको मिलाने वाली सरल रेखा यही होगी। तो ये इधर रेडियस आर है, इधर रेडियस आर है, तो टोटल रेडियस कितनी हो गई? 2r हो गई। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, 2r होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एक निश्चित दिशा में गतिशील कण के लिए चाल समय आरेख इस प्रकार है, तो कण के द्वारा 0 से 10 सेकंड में बीच में तय की गई दूरी क्या होगी? ये आपको ग्राफ दे रखा है, ये स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ है। तो आप ये समझिए कि चाल और समय के बीच का ग्राफ दे रखा है, चाल और समय के बीच का ग्राफ दे रखा है। और आपसे यदि इस ग्राफ से दूरी पूछी जा रही है तो दूरी होता है वक्र का क्षेत्रफल, वक्र का क्षेत्रफल समय अक्ष के साथ, समय अक्ष के साथ। आपको ये याद रखना है कि यदि चाल और समय के बीच ग्राफ दे रखा है और आपसे दूरी पूछी जा रही है तो आपको क्षेत्रफल निकाल लेना है, समय अक्ष के साथ आपको क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब मुझे ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। अब यदि आपको, मैं बड़ा बना देता हूं ये डायग्राम, ये कुछ इस तरह से आपको दे रखा है, यहां पर 0 दे रखा है, यहां पर 10 है और ये यकीनन मिड पॉइंट है, तो ये 5 सेकंड होगा। और यहां पर स्पीड आपको 12 दे रखी है, 12 मीटर पर सेकंड। तो सीधी सी बात है, इसका एरिया निकालना है तो ये पूरा एक ट्राइंगल हो गया। और यदि ये ट्राइंगल हो गया तो क्षेत्रफल का सूत्र हो गया 1/2, आधार कितना हो गया, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आधार हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके 10। और ऊंचाई आपके ये वाली हो जाएगी, तो वो कितनी दे रखी है? 12। आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो 60 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी है। कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है कि यदि मुझे चाल और समय का बीच का ग्राफ दे रखा है और दूरी पूछी जा रही है तो मुझे वक्र का क्षेत्रफल निकालना होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। u प्रारंभिक वेग से किसी कोण पर, आपको प्रारंभिक वेग दिया है u, किसी कोण थीटा पर प्रक्षेप की परास r है। यदि प्रक्षेपण कोण समान रखते हुए इसका प्रारंभिक वेग दुगना कर दिया जाए तो परास क्या होगी? तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन कराया था वैसा ही है। सबसे पहले आप परास का फॉर्मूला लिखेंगे, u² sin 2 थीटा अपॉन जी। अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि क्या कह रहा है ये कह रहा है कि साहब प्रक्षेपण कोण को समान रखिए, यानी कि थीटा पे कोई चेंज नहीं करना है और जी भी कोई चेंज नहीं करना है। चेंज किसका करना है? यू को। और यू को क्या करना है? दुगना, प्रारंभिक वेग का दुगना। तो हमने अभी अभी बताया था कि आप इसे लिखेंगे अनुपात के रूप में, R2/R1, और ऊपर आ जाएगा U2² अपॉन U1²। सिंपल तरीका। जो चीज चेंज नहीं हो रही है उसे छोड़ दीजिए, और जिन चीजों के चेंज की बात हो रही है उन्हें आप अनुपात के रूप में लिख लीजिए, रेशो की फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, अब आपको R2 निकालना है। R1 आपको कितना दे रखा है? R ही दे रखा है, ये लिखा हुआ है, परास R है। ठीक है,
यदि पहला वेग आप u1 मान लेते हैं, नहीं u नहीं, u दे रखा है तो u स्क्वायर मान लेते हैं, तो दूसरा हो जाएगा 2u का स्क्वायर, क्योंकि दुगना करने के लिए कह रहा है। तो अब आप देखेंगे कि r2, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और r ऊपर चला गया तो ये आ गया 4r। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। पिछला जो 2011 का जो सवाल था उसमें u को सेम रखा था, थीटा में चेंज करवाया था। 2016 के सवाल में थीटा को सेम रख दिया और u को चेंज करा दिया। कुछ भी कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। अगले क्वेश्चन पे जाइए। एक कोण का वेग v इतना है, ए बी नियतांक है, तो 1 सेकंड और 2 सेकंड के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए आप तीन चीजें लिख सकते हैं, विस्थापन, फिर वेग और फिर त्वरण। तीन चीजें हैं। यदि आपको विस्थापन से वेग निकालना हो तो आपको डिफरेंशियल करना होता है, अवकलन करना होता है, और वेग से त्वरण निकालना हो तो भी डिफरेंशियल करना होता है। त्वरण से वेग निकालना हो तो आपको इंटीग्रेशन, समाकलन करना होता है, और वेग से विस्थापन निकालना हो तो भी इंटीग्रेशन निकालना होता है। ये चीज ध्यान रखिए। बढ़ते क्रम में विस्थापन वेग त्वरण डिफरेंशियल, घटता क्रम त्वरण वेग विस्थापन इंटीग्रेशन। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए कि आपको v दिया गया है, आपको v दिया गया है, ठीक है। और इसके आपको दूरी, दूरी मतलब विस्थापन, यदि सरल रेखीय गति होती है तो दूरी और विस्थापन में कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। तो आपसे दूरी पूछी गई है, विस्थापन पूछी गई है, तो यदि आप इसे देखेंगे कि मुझे वेग दे रखा है, विस्थापन निकालना है, तो मुझे इंटीग्रेशन करना है। पहला चीज तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, क्या दे रखा है तो क्या पूछना है, तो वो तुरंत आ जाएगी। विस्थापन, फिर वेग, फिर त्वरण, तो डिफरेंशियल। उल्टा आ जाइए, त्वरण से वेग, वेग से विस्थापन, इंटीग्रेशन। दूसरा पॉइंट आप ये याद रखिए कि इंटीग्रेशन करने के लिए टी की कुछ भी पावर है, आपको केवल उस पावर में एक जोड़ देना, बहुत आसान है। उस पावर में एक जोड़ देना। जैसे मैंने टी की पावर 4 लिया तो 4 में एक जोड़ दिया, 5 हो गया, और जो पावर में होगा वही अपोन में होगा। टी की पावर 10 है तो इंटीग्रेशन टी की पावर 11 अपोन में 11 आ जाएगा। बहुत आसान है इंटीग्रेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम जो सवाल दिया है उस पर आगे आते हैं। हमें v दे रखा है 80 प्लस बी टी क्यूब, और डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस को मैं d से लिख देता हूं और इंटीग्रेशन कर देता हूं 80 प्लस बी टी क्यूब का, और ये dt लिखना होता है। अब आप देखिए 1 से 2 सेकंड, तो नीचे आप 1 लिखिए लोअर लिमिट और अपर लिखिए 2। एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा। t का इंटीग्रेशन होगा तो t की पावर कितनी है 1, तो 1 में एक और 1 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर और अपॉन में 2 प्लस बी, टी की पावर कितनी है 3, एक जोड़ दीजिए टी की पावर 4 डिवाइड बाई 4, और लिमिट हो जाएगी आपकी 1 से 2। अब आपको क्या करना है, ए और अपॉन में 2 ऐसे कैसे लिख लीजिए। अब टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर है तो पहले 2 लिखेंगे टी की जगह, तो 2 का स्क्वायर, फिर माइनस टी की जगह 1 लिखेंगे 1 का स्क्वायर, फिर आगे बढ़िए प्लस है b/4 है, और t4, तो t की जगह आप 2 लिखेंगे तो 2 की पावर 4, माइनस t की जगह 1 लिखेंगे 1 की पावर 4। अब सोल्व कीजिए तो a/2, और 4 में से एक गया तो 3 बच जाएगा, b/4, 2 की पावर 4 16, 16 में से एक गया तो 15,
ये कोई ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा है। 3/2 A। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शाए अनुसार एक डॉट एक्स की ओर क्षैतिज वेग 20 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है, जो वाई को 0.1 सेकंड पश्चात टकराता है, तो दूरी एक्स वाई क्या होगी? तो दूरी एक्स वाई है, ये यहां जाकर टकराता है, तो दूरी एक्स वाई है। क्षैतिज वेग जब आपने फेंका है तो इसमें आपसे परास पूछी जा रही है आर। तो इसमें आपके ये इस तरह से फेंका गया है, तो वेलोसिटी आपकी 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन आप इसमें देखेंगे कि जो ऊर्ध्वाधर वेग है वो आपका 0 है, और चूंकि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो उसके लिए जो वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ वाली ज्यादा काम में आएगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? H इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहां पर u 0 है, तो H इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, g की जगह आप 10 लिखिए, और t कितना बोल रहा है? 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड का मतलब हो गया 1/10, 1/10 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? सोल्व कीजिए आप इसे। तो 2 से 10 5 बार कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5/100, 0.05 मीटर। बहुत छोटी डिस्टेंस आई है। ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई। अब आप इसकी रेंज निकालेंगे, तो यहां पर रेंज निकालने का फॉर्मूला होगा क्षैतिज वेग इंटू समय, क्षैतिज वेग इंटू समय। अब क्षैतिज वेग आपका कितना दे रखा है? 20, और समय कितना है? 0.05। आप मल्टीप्लाई कीजिए, 20×5 = 100, और दो संख्या के बाद पॉइंट, तो 0.1 मीटर। आपका डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ध्यान रखिए कि आपने इस ऑब्जेक्ट को क्षैतिज दिशा में फेंका है, इसलिए इसका जो ऊर्ध्वाधर वेग होगा वो 0 होगा शुरू में, इसलिए हमने यहां पर u0 लिखा है। ठीक है, और परास क्या होती है? परास का सूत्र हमेशा याद रखिए, क्षैतिज वेग इंटू समय होता है। ठीक है, तो क्षैतिज वेग आपने एक्स अक्ष की तरफ फेंका है तो वो 20 मीटर पर सेकंड है, और समय नीचे आने में जो समय लगा है वो हमने निकाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 200 मीटर लंबी ट्रेन, 200 मीटर ट्रेन की लंबाई है, 600 मीटर लंबा पुल पार करती है। ट्रेन की चाल 36 किलोमीटर पर ओवर है। ट्रेन द्वारा पुल पार करने में लगा समय क्या होगा? पहली चीज तो ये देखिए कि यहाँ पर जो लेंथ है वो मीटर में दे रखी है, जबकि ये किलोमीटर पर ओवर में। तो इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लीजिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ये आपके कट जाएंगे, और ये आ जाएगा 5/18। ठीक है, और 18 से 36 दो बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की स्पीड 36 किलोमीटर पर ओवर है, मीटर पर सेकंड में वो स्पीड 10 हो गई। दूसरी चीज, यदि आपका ये पुल है और इसकी लेंथ 600 है,
तो ट्रेन यदि इस पुल को पार करती है तो उसे पार करा हुआ कब माना जाएगा? जब ट्रेन का आखिरी डब्बा, जो आखिरी कंपार्टमेंट होगा, वो इसको क्रॉस कर रहा होगा। अब यहां से यहां तक की ट्रेन की लेंथ कितनी है? 200 मीटर। तो एक्चुअल में टोटल लेंथ कितनी मानी जाएगी? 800 मीटर। ठीक है, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ट्रेन की एक लेंथ है 200 मीटर, और जब ट्रेन पुल को पार कर रही है तो उसे पुल को पार करा हुआ तभी माना जाएगा जब उसका आखिरी कंपार्टमेंट उस पुल से निकल जाएगा। तो 600 मीटर पुल की लेंथ और 200 मीटर आपकी ट्रेन की लेंथ है, तो टोटल 800 मीटर है। और आपसे समय पूछा जा रहा है, तो समय का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी 800 और चाल आपकी 10, तो जीरो ने जीरो को मार दिया, तो आंसर आ जाएगा 80 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रक्षेप्य गति के लिए महत्तम ऊंचाई और उड़्यन काल का सही संबंध चुनिए। ठीक है, ये तो एक रिजल्ट है, आपको पता भी होगा, इसका आंसर बी ही आएगा, डायरेक्ट रिजल्ट है ये तो। बाकी फिर भी हम बता देते हैं कैसे होगा। सबसे पहले एच का फॉर्मूला आप लगाएंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आप एच का फॉर्मूला है। और टी का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, टी स्क्वायर इक्वल टू 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। अब हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो h अपॉन टी स्क्वायर। तो आप देखेंगे जब मैं डिवाइड करूंगा, लिख देता हूं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और जब t से डिवाइड करूंगा तो ये पलट जाएगा, जी स्क्वायर ऊपर जाएगा अपॉन में 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जी ने जी को मार दिया, 4 यू स्क्वायर ने यू स्क्वायर को मार दिया, साइन स्क्वायर थीटा ने साइन स्क्वायर थीटा को मार दिया। तो ये आ गया एच अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू जी और नीचे 8, तो एच इक्वल टू जी अपॉन 8 टी स्क्वायर। बिल्कुल, ये आपका रिलेशन है, इसको याद भी रखना है। और याद करने का बिल्कुल इजी तरीका है, जी का डिजाइन आप देखो 8 जैसा ही होता है। यदि आप इसे थोड़ा देखेंगे जी, तो जी को यदि आप ऐसे लिख देंगे तो 8 है, और ऊपर जी है तो नीचे 8 है, दोनों ऊपर नीचे का सेम है, h की पावर 1 t की पावर 2। याद हो जाएगा, थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर डालेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी है, आपको समझ में आ गया होगा, और ये डायरेक्ट रिजल्ट है, याद होना चाहिए। किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करते कण के लिए वेग विस्थापन का ग्राफ दिया गया है। जब कण का विस्थापन 3 मीटर है तो उसके त्वरण का परिमाण क्या होगा? देखिए, यहां पर आपको समझना है कि यदि आपको वेग दे रखा है और त्वरण पूछा जाता है, वेग देकर त्वरण पूछा जाता है, तो इसके दो फॉर्मूले बनते हैं। एक फॉर्मूला बनता है dv अपॉन dt, एक फॉर्मूला बनता है dv अपॉन dt, और एक फॉर्मूला बनता है v dv अपॉन ds। एक फॉर्मूला बनता है v dv अपॉन ds। यदि आप वेग का समय के साथ डिफरेंशियल करते हैं तो dv अपॉन dt त्वरण देता है, लेकिन यदि आप वेग का विस्थापन के साथ अवकलन करते हैं, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ डिफरेंशियल करते हैं, तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है। तो उसका फॉर्मूला v dv अपॉन ds होता है, अकेला dv अपॉन ds त्वरण नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात इसलिए बताइए क्योंकि यहां पर जो आपको ग्राफ दिया है वो वेग और विस्थापन के बीच दे रखा है ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ है आपके लिए। इसमें यहां पर वेलोसिटी है और यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट है s, और यहां एक स्पर्शिका खींची गई है, ये एंगल 60 डिग्री है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको दे रखा है, ये 4 मीटर पर सेकंड है और ये 3 मीटर है। ठीक है, और आपसे त्वरण पूछ रहा है। ठीक,
अब दूसरी बात हम करते हैं कि हमें वी डी वी अपॉन डी एस निकालना है, अच्छी बात है। तो अब इसे हम यहाँ पर देखें तो v की वैल्यू हमें पता है 4 मीटर पर सेकंड, तो इस v की जगह तो मैं 4 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं, लेकिन dv अपॉन ds ग्राफ से कैसे निकलता है? तो ध्यान रखिए, डिफरेंशियल का मतलब ही टेन थीटा होता है ग्राफ में। डिफरेंशियल का मतलब ग्राफ में टेन थीटा होता है, सिंपल सा है। यदि डिफरेंशियल लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप टेन थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि टेन थीटा लिखना है तो क्या एंगल 60 लेंगे? नहीं। इस चीज में आपको यह ध्यान रखना है कि एंगल हमेशा राइट साइड से लिया जाता है, प्लस एक्स से लिया जाता है। तो एक्चुअल में हमें एंगल लेफ्ट साइड से दे रखा है 60 है, तो ये राइट साइड से जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो dv अपॉन ds की वैल्यू हो जाएगी tan 120, tan 120। ठीक है, अब tan 120 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? तो सिंपल सा है, कोई ज़्यादा नहीं है। 180 में से आप 120 घटा दीजिए तो कितना आ गया? 60। तो आप tan 120 की जगह माइनस tan 60 लिख दीजिए। वापिस से रिपीट कर देता हूँ, 0 से 90 तक की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। अब आपको tan 120 की वैल्यू निकालनी है तो आप सबसे पहले 180 में से 120 घटा दीजिए, 60 आ गया। तो आप tan 60 लिखिए, लेकिन माइनस के साइन के साथ, माइनस tan 60। ठीक है, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो आपका इसका आंसर आएगा -4√3। और त्वरण निकाला है तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर चूंकि आंसर में माइनस नहीं दिया है, लेकिन इसका आंसर माइनस में ही होता, तो 4√3 मीटर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए कि पहला कॉन्सेप्ट यह है कि वेग से त्वरण निकालने के दो तरीके हैं, एक t के साथ डिफरेंशियल, एक s के साथ डिफरेंशियल। लेकिन जब s के साथ डिफरेंशियल करना होता है तो v से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि कभी ग्राफ में मुझे डिफरेंशियल निकालना होता है तो वो एक्चुअल में टेन थीटा से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, और टेन थीटा में थीटा हमेशा प्लस एक्स अक्ष से लेना पड़ता है। अब या इसका एक्चुअल आंसर -4√3 होना चाहिए, लेकिन इसमें केवल परिमाण पूछा है, सॉरी परिमाण पूछा है, इसलिए इसकी वैल्यू आई है। यहाँ पर आप यदि डायग्राम को भी देखेंगे तो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब v घट रहा है, और आपको पता होना चाहिए v घट रहा होता है तो त्वरण नेगेटिव होता है, इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है, नेगेटिव है। लेकिन चूंकि ऑप्शन में माइनस नहीं दे रखा, इसलिए हम प्लस पर ही जाएंगे। एक वस्तु का विस्थापन x समय t के साथ अनुसार बदलता है, x मीटर में, t सेकंड में। वस्तु द्वारा विराम में आने में लिया गया समय क्या होगा? विराम का मतलब होता है रुकना, विराम का मतलब होता है रुकना। यदि आपको वस्तु को रुकने की बात हो रही है तो एक ही चीज रट लीजिए कि v बराबर 0 होना चाहिए। यदि किसी भी वस्तु के रुकने की बात हो रही है, विराम में आने की बात हो रही है, तो उसका एक ही तरीका है कि v 0 होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको x यानी विस्थापन दिया है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था कि विस्थापन, विस्थापन से वेग, वेग से त्वरण निकाला जाता है। और कैसे निकाला जाता है? d4 डिफरेंशियल, d4 डिफरेंशियल। यदि उल्टा आते हैं तो I4 इंटीग्रेशन, I4 इंटीग्रेशन। तो मुझे v निकालना है तो डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो हम जो इक्वेशन दी है उसका डिफरेंशियल निकालते हैं। तो डिफरेंशियल को ध्यान से देखते हैं, इधर लिखते हैं x इक्वल टू -1/3t² प्लस 16t प्लस 3। तो डिफरेंशियल करेंगे तो x v में कन्वर्ट हो जाएगा, डिफरेंशियल करेंगे तो 1/3 आप ऐसे कैसे लिखेंगे? पावर को आगे उतार लीजिए तो पावर 2 आगे आ गई। अब t लिखेंगे, पावर में से एक कम कर दीजिए तो 2 में से एक गया तो 1, तो ये 2t हो जाएगा। वापिस से समझ लीजिए, पावर आगे आ जाएगी 2 और पावर में से एक कम कर दीजिए, यहाँ पर आ जाइए 16। t का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 ही आएगा, क्यों? पावर 1 आगे आ गई और 1 - 1 0 हो गया, किसी की भी पावर 0 होता है तो 1 होता है। इसमें t है ही नहीं तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 0। अब v की जगह हम क्या लिख देंगे? 0। तो 0 इक्वल टू -2/3 t प्लस 16। पक्षांतरण कर लीजिए,
2/3 t इक्वल टू 16 और t इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2, 16 8 बार कैंसिल, तो 8 या 24 सेकंड में ये रुक जाएगा। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो क्या याद रखेंगे कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के रुकने की बात होगी, विराम में आने की बात होगी, तो कॉन्सेप्ट v इक्वल टू 0 करना है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि यदि मुझे विस्थापन दिया है, वेग निकालना है तो डिफरेंशियल करेंगे। वेग दिया, त्वरण निकालना, डिफरेंशियल करेंगे। त्वरण दिया, वेग निकालना, इंटीग्रेशन करेंगे। वेग से विस्थापन निकालना है तो भी इंटीग्रेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक प्रक्षेप के लिए प्राप्त ऊंचाई h उड़ीयन काल t है, h बराबर एन टी स्क्वायर है, तो n का मान है। देखिए ये अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कराया था। क्या बताया था? h ऊपर हो गया g और g जैसा बन गया 8 टी स्क्वायर। ये रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले बताया है। यदि आप कंपैरिजन करेंगे तो जो n की वैल्यू है वो g/8, तो g की जगह 10 और 8, तो इसका मतलब ये 5/4 हो जाएगा। आंसर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो वो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 में ये सवाल, एक वस्तु एक मीनार की छत से मुक्त रूप से गिरती है, मुक्त रूप से गिरती है तो u आपका 0 हो जाएगा और इसकी गति के अंतिम सेकंड में कुल दूरी का 716वां भाग तय करती है। पूर्ण गति में करने में लगा समय क्या होगा? ये आपकी पूरी हाइट है h, यहां से ऑब्जेक्ट गिराया गया, u इक्वल टू 0 है और ये आपका आखिरी का सेकंड है, तो वो सेकंड हम मान लेते हैं टीवा सेकंड, टीवा सेकंड, और टोटल टाइम कितना लगा है t। ठीक है, t। तो देखिए आपको h के दो फॉर्मूले पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछे t सेकंड में दूरी, t सेकंड में दूरी पूछे, तो आपका फॉर्मूला है h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और आपसे पूछे टी वे सेकंड में दूरी, टी वे सेकंड में दूरी, तो आपका फॉर्मूला होना चाहिए h इक्वल टू यू प्लस 1/2 जी 2t-1। देखिए 10 सेकंड में दूरी और 10वें सेकंड में दूरी में फर्क होता है। 10 सेकंड में तो 0 से लेकर 10 सेकंड पूरे टाइम में जो दूरी तय हुई है उसकी बात हो रही है, और 10वें मतलब 90 से लेकर 10वें के बीच की डिस्टेंस की बात हो रही है। तो 10 सेकंड में, t सेकंड में, तो हम सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन 10वें सेकंड में तो इसके लिए अलग फॉर्मूला है u प्लस 1/2 जी 2t-1। ठीक है, यहां पर u 0 है तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और यहां पर u 0 है तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा, इधर लिख देते हैं हम h डैश लिख देता हूं ये, क्योंकि टीवे सेकंड की है, तो u 0 हो जाएगा, तो हाफ जी 2t-1। अब h डैश की जानकारी क्या दी है कि टोटल डिस्टेंस का 7/16, तो टोटल डिस्टेंस आपकी h है तो 7/16 h इक्वल टू 1/2 जी 2t-1। 7/16 h की वैल्यू कितनी है? 1/2 जी टी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 जी 2t-1। 1/2 जी से 1/2 जी कट गया, 16 को उधर भेज देंगे तो 7t स्क्वायर इक्वल टू 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32t, माइनस 16 को 1 से गुणा किया 1, पक्षांतरण कर लिया तो 7t स्क्वायर माइनस का 32t प्लस का 16 इक्वल टू 0। अब आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण बन गई है। तो आपको श्रीधराचार्य यूज करना पड़ेगा। श्रीधराचार्य यूज करते हैं तो सबको फॉर्मूला पता होगा, t बराबर माइनस का b
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b का मतलब बीच वाली वैल्यू माइनस का 32 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर 1024 माइनस 4a और c अपॉन 2a, 2 इंटू 7। ठीक है, अब इसे हम सोल्व करते हैं। 32 प्लस माइनस 1024 माइनस 16 सत्ते 112, 112 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 448, 448। ठीक है, 112 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 448 अपॉन में 14, 32 प्लस माइनस 14 में से 8 गया 6, 11 में से 4 गया 7 और 9 में से 4 गया 576/14। तो 32 प्लस माइनस 24/14, एक बार प्लस में ले लीजिए तो 32 प्लस 24, 32 प्लस 24 52, 56/14 और दूसरा माइनस में ले लीजिए, 32 में से 8 गया तो 8/14। ये 4 बार काट देता है तो 4 सेकंड भी हो सकता है आंसर। ये नहीं कट रहा है तो ये आपका छोटा आंसर हो गया 4/7 सेकंड। दो ऑप्शन बन रहे हैं, 4 सेकंड और 4/7। तो आपके 4 सेकंड दे रखा है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा सवाल था, सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया था। तो यहाँ पर वापिस से हम बता देते हैं कि टोटल डिस्टेंस h और टोटल टाइम t है। तो h की इक्वेशन हो गई आप gt स्क्वायर और tवे सेकंड में दूरी आपकी मैंने h डैश मानी है और इस h डैश की वैल्यू है टोटल डिस्टेंस का 7/16। तो tवे सेकंड में दूरी का फॉर्मूला होता है u प्लस हाफ g 2t-1। तो u की जगह 0 हो जाएगा तो हाफ g 2t-1, h डैश की जगह 7/16 h की जो वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में निकाली थी वो हम पुट कर देंगे। देन कैलकुलेशन है, द्विघात समीकरण है जो आपको आती होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा सवाल था, थोड़ा कैलकुलेशन वाइज बड़ा सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु का वेग समय का ग्राफ क्या होगा। तो ऊपर की ओर फेंका है तो वेग और समय का जो सूत्र होता है v इक्वल टू u माइनस जी टी होता है। ऊपर की तरफ गया है तो g नेगेटिव है। तो आप देखेंगे कि v की पावर 1 है, t की पावर भी 1 है और v और जब दोनों जिन संख्याओं के बीच में आप ग्राफ बना रहे हैं और उनकी पावर 1 होती है तो आपका ग्राफ सरल रेखीय होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, ये चीज़ें थ्योरी में बताई जाती है कि कौन से ग्राफ का शेप कैसा बनेगा। तो आपको शॉर्ट में बता दिया कि यदि आप जिन दो राशियों के बीच ग्राफ खींच रहे हैं यदि उन दोनों की पावर 1 और 1 है तो ऐसे केस में वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एक नाव स्थिर पानी में 5 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है। ये आपको बोट की वेलोसिटी दे रखी है 5 किलोमीटर पर ओवर और नदी की चौड़ाई 1 मीटर है, 1 किलोमीटर है, सॉरी 1 किलोमीटर है और संभव लघुत्तम पथ को 15 मिनट में पार करती है। मतलब न्यूनतम दूरी वाला केस होता है कि बिल्कुल सीधा पार करा है उसने, बिल्कुल स्ट्रेट पार किया है और उसके लिए जो उसने टाइम लगाया है 15 मिनट। यदि हम इसे घंटे में बदल लें तो 15/60 तो 1/4 घंटे में ये पार करता है। तो पानी की चाल क्या होगी। तो देखिए आपको थ्योरी में पढ़ाया जाता है कि यदि न्यूनतम दूरी वाला सवाल हो, न्यूनतम दूरी में पार करने वाला सवाल हो, न्यूनतम दूरी में पार करने करता है तो उसमें आपका जो समय का फॉर्मूला होता है t बराबर नदी की चौड़ाई और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पर v क्या होता है, तैराक का वेग या बोट का वेग मान लीजिए आप, और u क्या होता है, नदी का वेग। लिख देता हूँ, d यहाँ पर नदी की चौड़ाई होती है, d नदी की चौड़ाई होती है, v तैरने वाले यानी तैराक का वेग
यहाँ पर नाव दी है और u होता है नदी का वेग, पानी का वेग। आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है। कब यूज करना है? जब आप नदी को न्यूनतम दूरी पर पार करते हैं। ठीक है, अब आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है तो आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो t की जगह आपने 1/4 रखा, d की जगह 1 लिख दिया, और v स्क्वायर आपका 5 का स्क्वायर हो गया 25, हो गया, और माइनस u आपको निकालना है, नदी का वेग। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और स्क्वायर भी कर लीजिए। तो 25 माइनस यू स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यू स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई? 25 माइनस 16, तो यू स्क्वायर आ जाएगा 9, तो यू बराबर आ जाएगा 3। तो आपका इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम दूरी में पार करने का ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूले से है। ये फॉर्मूला कैसे आता है ये क्लासेस में बताया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु को 45 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। हाइट हमें दी गई है 45 मीटर। एक दूसरी वस्तु को पहली वस्तु के गिराने के 2 सेकंड के बाद गिराया जाता है। ठीक है, यू वेग से नीचे की ओर फेंका जाता है। अच्छा, दूसरी वस्तु को गिराया नहीं जाता है, यू वेग से फेंका जाता है। दोनों वस्तुएं जमीन पर एक साथ पहुंचती है तो यू का मान क्या होगा? बढ़िया सवाल है। तो पहले आप पहली वस्तु के लिए देखिए, मुझे एच मिल रहा हुआ है 45 मीटर, और उसे स्वतंत्रता पूर्वक गिराया है तो यू हो जाएगा 0, गिराया जाता है। ठीक है, तो जमीन में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो आपका फॉर्मूला H इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि वो यू 0 है तो खत्म हो जाएगा। अब H की वैल्यू आपने 40 लिख दी, 45, जी की वैल्यू 10, और टी स्क्वायर ये 5 बार कट गया, 5 का भाग 45 में ये 9 बार कट गया, तो टी स्क्वायर बराबर 9, तो टी बराबर 3 सेकेंड। ठीक है, तो पहली जो बॉडी है, वस्तु है, उसे 3 सेकंड लगता है। अब दूसरी वस्तु 2 सेकंड के बाद गिराई गई है। दूसरी वस्तु 2 सेकंड के बाद गिराई गई है। 2 सेकंड के बाद गिराते हैं। अब यदि वो 2 सेकंड के बाद गिराते हैं तो दूसरी वस्तु केवल 1 सेकंड में जमीन पे पहुंच जाती है। तो उसे 1 सेकंड से कैलकुलेट करना है। तो दूसरी वस्तु के लिए भी आप फॉर्मूला लगाएंगे H इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें u 0 नहीं रखेंगे क्योंकि उसने कहा u वेग से नीचे फेंका जाता है। ठीक है, तो u लेंगे। तो s तो आपका 45 है, u आपको निकालना है, t 1 सेकंड हो गया, प्लस हाफ g की जगह 10 और t 1 का स्क्वायर। 45 u प्लस ये 2 से 10 5 बार कट गया, तो प्लस 5, तो u की वैल्यू 45 माइनस 5 40 मीटर पर सेकंड आंसर होना चाहिए। डी ऑप्शन। समझ में आ गया? ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। 2 ट्रेनें 2 समांतर रेलवे ट्रैक्स के अनुदिश समान चाल से चल रही है और विपरीत दिशा में चल रही है। आपकी एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर जा रही है, समांतर चल रही है। यदि हवा यू चाल से ट्रैक के अनुदिश बह रही है, हवा भी चल रही है और उसकी स्पीड है अच्छी खासी, ये हवा की स्पीड है और ये स्पीड है u, तो हवा के सापेक्ष ट्रेनों का आपेक्षिक वेग 1:2 है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों ट्रेन समान चाल से चल रही है तो इसकी स्पीड भी और इसकी स्पीड भी। तो आप इस डायग्राम को देखिए, दोनों डायरेक्शन सेम है और इसमें डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड में अपोज होगा, तो जो स्पीड आएगी यहाँ पर u प्लस वी और इधर हो जाएगी v माइनस यू, क्योंकि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी तभी ट्रेन चल पाएगी, हवा की स्पीड ज़्यादा होगी तो नहीं चल पाएगी। और इन दोनों का जो रेशियो दे रखा है v माइनस यू और v प्लस यू का, वो 1/2 दे रखा, 1:2। ठीक है, ट्रेन चल रही है, हवा चल रही है, तो अब हवा चल रही है तो जो सेम डायरेक्शन में उसे हवा सपोर्ट करेगी, उसकी स्पीड बढ़ा देगी, तो उसकी स्पीड हो जाएगी u प्लस वी, और दूसरी अपोजिट चल रही है तो उसकी स्पीड हो जाएगी v माइनस यू, और v माइनस यू v प्लस यू का रेशियो 1/2 होगा।
अब कई बच्चे कहेंगे सर v प्लस यू वी माइनस यू नीचे लिख देंगे, तो भैया नहीं लिख सकते, क्योंकि कॉमन सेंस है v माइनस यू यानी कम है, v प्लस यू ज़्यादा है, और 1 और 2 में ज़्यादा वाला ही 2 के साथ आएगा। अब कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो 2v माइनस 2u, और इधर आ जाएगा v प्लस यू। ठीक है, तो 2v माइनस v और 2u प्लस u, तो ये v बराबर 3u। तो जो स्पीड है वो 3u होनी चाहिए, तो इसका आपका आंसर 1 हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने PYQ निकाले हैं, मोशन इन प्लेन, समतल में गति, उसे हमने कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझ में आए, साथ में जो भी कुछ कॉन्सेप्ट बन सकते थे वो भी हमने बताने की कोशिश की है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें और बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें इस सीरीज़ का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।